अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना और मैं हूं अली अनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, बारिश का मजा लूट रहे होंगे, उसके साथ साथ एहतियात भी बरत रहे होंगे। लेकिन चूंकि हमारे शो में आज बहुत पावर पैक शो है, बहुत सारी चीजें जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन हम सबसे पहले हिना बात कर लेते हैं उन लोगों की जो क्लीन स्वीप करने गए थे, लेकिन क्लीन स्वीप होने का खदशा पैदा हो गया, वो खुद क्लीन स्वीप होने वाले हैं। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी अब नहीं कर सकते क्योंकि इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही है। आगे चलकर जरा कर लेंगे, और आगे चलकर जरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सजाएं जो हुई हैं उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है जो बात करनी है वो मौसम की बात, और वो जो मॉनसून का हैवी स्पेल इस वक्त चल रहा है, जो उससे नुकसानात हो रहे हैं, उस पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे एहतियात बरतना भी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। बिल्कुल सैलाबी सूरत हाल है। बारिशों के पेश नज़र इस वक्त जो है तबाही के मनाजिर आप देख ही रहे होंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब तक 250 से ज़ायद शहरी हैं जहाँ बहक हो चुके हैं, कई जख्मी हैं और कई बेघर हो चुके हैं। लाहौर में सुबह सवेरे तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से हमें भी काफ़ी मुश्किलात रहीं ऑफिस तक पहुँचने में। जगह जगह पानी खड़ा है, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई हैं, और इससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। सबसे ज़्यादा बारिश चौक नाखुदा में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, फिर लक्ष्मी चौक में 57 मिलीमीटर बारिश हुई, और उधर रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बाप बेटी कार समेत बरसाती नाले में बह गए हैं, जिनकी तलाश इस वक्त भी जारी है। इस पर हमने मजीद बात करनी है। नईम असगर हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम असगर, किस इस वक्त की क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद और पिंडी की क्या बारिश का सिलसिला जारी है या थम चुका है? और दूसरा, थोड़ा सा कैमरे से डिस्टेंस कर लीजिएगा, और ये भी बताइएगा वो जो कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, नाले में बाप बेटी गाड़ी समेत बह गए, उसकी क्या अपडेट्स हैं? क्या तलाश कर ली गई है गाड़ी की अब तक? जी बिल्कुल। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला रात भर वक्फे वक्फे से जारी रहा, और बारिश है मतलब मूसलाधार कई इलाकों में बारिश हुई है। और इस वक्त कुछ देर के लिए, अब से तकरीबन 1 घंटा पहले बारिश शुरू की है। और जिस आपने बात की, रावलपिंडी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, एक हाउसिंग सोसाइटी में एक बाप बेटी जो सुबह अपने ऑफिस के लिए किसी काम से जा रहे थे, वो गाड़ी समेत बह गए हैं, और उनकी तलाश के लिए दिन भर भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। रात को भी एक दफा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन ताहाल उनका सुराग नहीं मिल सका। और जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्होंने दोबारा से अब सुबह ऑपरेशन शुरू किया है, और कोशिश की जा रही है। गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले हैं कुछ इलाकों से, इसके अलावा वो नहीं मिल सके, अभी वो बाप बेटी नहीं मिल सके। इन दो अफराद के अलावा 2 नौजवान, एक नौजवान और एक बच्ची, वो भी कल पानी में बह गए थे। जो नौजवान है उसकी तो डेड बॉडी मिल गई वहां से, जबकि जो बच्ची है उसकी भी अभी तलाश जारी है, उसकी डेड बॉडी की तलाश भी जारी है। और बात करें तो जो बारिश की सूरत हाल है, महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश जो है, ये बारिशों का सिलसिला 25 तक जारी रहेगा। 25 जुलाई के बाद कुछ देर के लिए यहाँ पे ब्रेक आएगा थोड़ा सा, और ब्रेक के बाद 2-3 दिन के बाद इसी महीने दोबारा से बारिशों का स्पेल आएगा, और हैवी किस्म की बारिशें जो है वो मतवक्को है। एनडीएमए ने भी अलर्ट जारी किया है। अगर आप बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें शदीद हुई हैं। एनडीएमए ने दोबारा से वहां पर अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि वहां पर ग्लेशियल आउटबर्स्ट, जिसको ये कहा जाता है कि अगर जब शदीद हद होती है, बारिश होती है, तो ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर के अचानक तेजी से पिघलने से जो पानी बहता है, और वो उसको ग्लॉफ कहा जाता है। ग्लॉफ इवेंट का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में ये बताया गया है कि अगर ग्लॉफ होता है तो तुगयानी आएगी नदी नालों में, और इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग का खदशा बहुत ज्यादा जो है वो जाहिर। बिल्कुल लैंडस्लाइडिंग के हवाले से बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में जो बाबूसर टाप था, वहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई, वहां पर सयाह बड़ी तादाद में फंस गए थे। कल की पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी रही, और पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयों की वजह से कई जो मुसाफिर हैं उनको बचा लिया गया था।
कई मुसाफिर जो गुम हो गए थे उनको भी ढूंढ लिया गया था। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पाक फौज और दीगर जो इदारे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। मुतअद्दिद जो सयाह है वो अभी भी नहीं मिल रहे, क्योंकि वहां पर सूरत हाल ऐसी बनी कि एकदम से जब बारिश हुई और बारिश के बाद पानी आया तो वो जो गाड़ियां थी उनकी सड़कों के ऊपर थी और वो पानी जो है सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया। उसके अलावा कई जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हुई और लैंडस्लाइडिंग के बायस बिल्कुल गाड़ियां ये भी बताइएगा रावलपिंडी जो वाकया हुआ है उसमें बाप बेटी की तलाश जारी है, रेस्क्यू के जो ऑपरेशन है कहां तक पहुंचे हैं, क्या मालूमात मिली है, और इसके साथ साथ हमारे नाज़रीन से ये भी शेयर कीजिएगा कि अगर वो किसी ऐसे रेले में फंस जाते हैं तो क्या गाड़ी में रहना ज्यादा महफूज होता है या गाड़ी से निकल आना ज्यादा महफूज होता है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन मुख्तलिफ जगहों पर इन दो बाप बेटी के लिए किया जा रहा है। जहां से गाड़ी के पार्ट्स मिले हैं वहां पर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जो दरिया का फ्लो है, दरिया सुआं का कहा जा रहा है, वहां पर भी की तलाश की जा रही है। 2-3 जगहों पर ऑपरेशन किया जा रहा है और रात में भी ऑपरेशन चलता रहा। जो आपने बात की एहतियाती तदबीर की, अगर इंसान इसमें फंस जाए तो क्या करना चाहिए, तो जो महकमा मौसमियात है या जो इमदादी इदारे हैं उनका ये कहना है कि पहले तो कोशिश करें। कल भी उन्होंने एडवाइजरी महकमा मौसमियात से ये एडवाइजरी जारी की है कि सयाह जो है वो एक तो नॉर्दर्न एरियाज का आजकल वहां पे सफर ना करें, दूसरा अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो अपनी गाड़ी को छोड़ के अपनी जान को बचाएं। जो गाड़ी है, जो चीजें हैं वो तो बाद में भी आती है। तो गाड़ी की सिचुएशन ऐसी होती है कि गाड़ी के टायरों में हवा होती है और जो ही वो पानी थोड़ा सा ऊपर आता है तो गाड़ी जो है वो तैरना शुरू हो जाती है। बहुत हैवी जो गाड़ियां होती है वो थोड़ी देर वो बच जाती है, उनसे कुछ बचत हो जाती है, लेकिन जो हल्की गाड़ियां हैं वो तो एकदम से बह जाती है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। इस वक्त रावलपिंडी में जो ऑपरेशन जारी है बाप बेटी को ढूंढने के लिए, हवाले से भी आपने आगाह किया। और बिल्कुल जब बरसाती नाले में गाड़ी जो है कहीं अटक जाए तो उसके दरवाजे खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से शीशे तोड़कर बाहर निकलने के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप शीशे तोड़िए और गाड़ी से बाहर निकलिए, क्योंकि गाड़ी में रहने से आपकी जान को ज्यादा खतरात लाक हो जाते हैं। अभी आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि यहाँ इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है, ना सिर्फ पंजाब में, बिल्कुल क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग से 30 गाड़ियां पानी में बह गईं। और कल भी हमने इस पर बात की थी। लैंडस्लाइडिंग के साथ पत्थरों का एक खौफनाक सैलाब आ गया था, जिससे 5 अफराद जहां बाक हो गए, 10 जख्मी हो गए, 3 ताहाल लापता है और सर्च ऑपरेशन जारी है। कहा यही जा रहा है कि लापता अफराद सैलाबी मलबे में दबे हो सकते हैं। चिल्लास में लोधरा के खानदान के 2 अफराद जो डॉक्टर फहद और उनकी भाभी डॉक्टर मिशल शामिल है। डॉक्टर मिशल का 5 साला बेटा अब्दुल हादी लापता है। पाक फौज की जानिब से सैलाब में फंसे अफराद के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमें बात करनी है फैजुल्ला फिराक से। आप तर्जुमान गिलगित हुकूमत में ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फैजुल्ला साहब, बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और अब तक किन इलाकों में सयाह अभी भी फंसे हुए हैं और किन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है, गुज़िश्ता दिनों से हम 24 घंटों से ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह पे जारी थी। मुख्तलिफ जगहों पे देखें, जो शाराए नारान और बाबूसर है, अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया था और तो स्याहों की बहुत सारी गाड़ियाँ सैलाबी रेलों की नज़र हो चुकी थी। मुकामी आबादी का बड़ा नुकसान हुआ था। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे जो फंसे हुए मुसाफिर थे, सयाह थे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और 200 से 250 के करीब जो है जो सयाह और मुसाफिर जहाँ पे स्टक थे उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा चुका है, जिसके अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एहलकार, ज़िली इंतज़ामिया के एहलकार, जीबी स्काउट के एहलकार, पाक फ़ौज के एहलकारों ने मिलकर और ख़ासकर मुकामी रज़ाकार कम्युनिटी और इलाके के लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इसमें अभी तक 5 कैजुअलिटीज़ हैं। एक लोकल आदमी जो हमारे फैमिली मेम्बर था वो इसमें जहाँ बहक है और उनकी तदफीन भी हो चुकी है आज। और दूसरा जो है 4 टूरिस्ट इसमें खातून शामिल है, 5 की तस्दीक हो चुकी है। एक खातून आज बाबूसर टॉप पे जो है गुज़िश्ता शाम वो हार्ट अटैक हुई है। आस्तोर के इलाके में बुलंद के मुकाम पर सैलाबी रेलों के नतीजे में खातून की कैजुअलिटी की इतला है। उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में जो फंसे हुए लोग थे उनको रेस्क्यू किया जा चुका है और महफूज मकामात तक वो मुंतकिल हो चुके हैं और इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन तकरीबन पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा काइंडली कि जिन इलाकों में सयाह अभी भी फंसे हुए हैं, उन इलाकों में क्या काम हो रहा है उनको रेस्क्यू करने के लिए, और सयाहों को निकालने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, क्या हेलीकॉप्टर वगैरह की भी मदद ली जा रही है? हाईवे दियामर की हदूद में जो बिशाम के साइड से कराक्रम हाईवे 3 जगहों पे बंद थी, उसको बहाल किया गया है वहाँ पे, और छोटी गाड़ियों के लिए बिशाम वाला रास्ता कराक्रम हाईवे का इस वक्त बहाल है, जबकि शाहराह नारान और बाबूसर जो है वो 13-14 मकामात पर बंद है। वहाँ पे कोई टूरिस्ट सफ़र नहीं कर सकता, और ये हिदायत है कि कोई सफ़र ना करें इन मौसम में जब तक कि हालात बेहतर नहीं होते, बगैर किसी मजबूरी के कोई ट्रैवल ना करें। जहाँ तक जो मुश्किलात हैं इस वक्त रेस्क्यू के लिए जो मुश्किलात आ रही थी, जिसके अंदर बिल्कुल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, अफवाज पाकिस्तान का भरपूर ताउन रहा, पाक फौज की ताउन से हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमने शाहराह नारान बाबूसर से भी लोगों को रेस्क्यू किया, और हेली के ज़रिए ही पाक फौज की ताउन से हमने दियोसाई से जो फंसे हुए लोग थे, सयाह थे, उनको भी रेस्क्यू किया है। और इसमें जो मुश्किलात थी वो मुश्किलात तो सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त ये है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं 10 से 15 अफराद इस वक्त लापता हैं शाहराह बाबूसर के ऊपर, उनकी तलाश हमारे लिए एक चैलेंज है। और जो सड़क की वहाँ पर जो सूरत हाल है, 8 किलोमीटर का इलाका सफ़े हस्ती से मिट चुका है, उसकी बहाली एक चैलेंज है। वहाँ लोगों के सैकड़ों घर तबाह बर्बाद हुए हैं, वो एक चैलेंज है। वहाँ ब्रिजेस टूट चुकी है, वहाँ स्कूल, वहाँ पे गंदम का जो डिपो था वो चला गया है, बह गया है, ब्रिजेस चले गए हैं, 2 मसाजिद शहीद हुए हैं, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है, वहाँ पे जो बिजली का निज़ाम, खंबे, पावर हाउसेज डैमेज हुए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और आफत ज़दा उस इलाके को करार दिया गया है। और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुल बरखान साहब के खुसूसी हिदायत की रोशनी में जो भी चैलेंजेस हैं, इंशाल्लाह उन चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। बताइएगा कि जिनके प्यारे इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, उनसे रब्ता नहीं हो रहा है, वो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से कैसे रब्ता करें, इस हवाले से जरा बता दें। उनके घर वालों के रब्ते के लिए हमने बाकायदा एक सेंटर कायम किया है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं, 2 नंबर हैं। बाकायदा हमने मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शेयर किया है कि वो वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। और इस वक्त जितने भी टूरिस्ट वहाँ फंसे थे वो चला शहर मुंतकिल हो चुके हैं, वहाँ पे उनके घर वालों के साथ उनके रब्ते प्रॉपर हैं, उनके रब्ते हैं, और हुकूमत भी प्रॉपर उनके साथ रब्तों में है। DC ऑफिस में, SP ऑफिस चिलास में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। 2 नंबर बाकायदा हमने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में शेयर किया है, वहाँ पर वो रब्ते कर सकते हैं और हुकूमत के सहमती एहलकारों के साथ और सर्च ऑपरेशन के मुतालिक वो अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फराग साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक बार फिर से हम उन तमाम लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी, इज़हार अफसोस करते हैं जिनके प्यारे इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं या भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, लापता हैं। और एक तनबीह भी इसके साथ साथ करेंगे, हम आपको डेली बेसिस पर ये रिमाइंडर दे रहे थे कि अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करना है तो जो वेदर एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं वो देख कर ट्रैवल कीजिए। खुदारा अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, इस तरह के मौसम में, इस तरह के इलाकों में ट्रैवल करने से गुरेज कीजिए। और अब जो सिचुएशन आपके सामने है इसमें आपने अपना ख्याल शहरी इलाकों में रहते हुए भी रखना है, तो अल्लाह ताला हम सबको इस आफत से महफूज रखे। आगे बढ़ते हैं जनाब और जिक्र कर लेते हैं अब अली क्रिकेट की कुछ बात कर लेते हैं। मैंने 2 बार ट्राई किया है बात करने की, आपने दोनों बार मना कर दिया। इतना दिल, आपका दिल टूट जाता है जब भी हमारे क्रिकेट की परफॉर्मेंस ऐसी होती है क्रिकेट टीम की। तो जनाब जो मुल्की सियासी सूरत हाल की तो हम बात करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, तहरीक इंसाफ की जो। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करते हैं जो क्रिकेट की सूरत हाल है बांग्लादेश में। जो क्रिकेट खेलने गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, तो हाल ये है कि 2 मैच पहले ही जाते ही हार गए और ड्रोना ख्वाब साबित हुआ है। पहले मैच में 2 मनफी रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पहली बार सीरीज भी गवा बैठी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो पहले कभी नहीं हारी थी। ये भी तारीख साज है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बड़ी तैयारियों के दावे के साथ बांग्लादेश से 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने ढाका पहुंची, ताहम उसके ये दावे धरे के धरे ही रह गए। सिर्फ 3 रोज में ही खाक में मिल गए। पहले T20 मैच में पाकिस्तानी टीम ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया जो 2 मनफी रिकॉर्ड बनाने में वो कामयाब रहे हैं, जो इससे कबल ग्रीन शर्ट्स ने कभी हासिल नहीं किया था। और अभी इसका दुख खत्म नहीं हुआ, दूसरे T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मैच ही नहीं हारा बल्कि सीरीज भी गवा दी। और सीरीज गवाने के बाद अब जो तीसरा मैच होने वाला है उसमें ये क्लीन स्वीप भी हो सकते हैं अगर ये मैच हार गए। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में पहली बार हो रहा है कि बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों से सीरीज छीन ली है।
और ये भी वाज़ेह है कि दोनों टीमों के दरमियान आज के मैच तक मजमूई तौर पर 25 T20 मैच खेले गए, जिनमें से पाकिस्तान अभी भी 19 मैच जीत चुका है। बांग्लादेश के हिस्से में सिर्फ 6 मैचेस ही आए हैं। जी हाँ, इससे कबल बांग्लादेश की टीम गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को उसके मैदानों में ही टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करके जा चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तीसरे मैच में अपनी इज्जत बचा पाएगा? क्या नौजवान खिलाड़ियों का कम तजुर्बा टीम पर भारी पड़ रहा है? इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग भी उम्मीद है ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलीम खालिक साहब, ये जो 2 मैच और फिर 2 ही शिकस्तें, बड़ी तैयारियों और फिर ऊंचे दावों की हकीकत थी, वो 3 दिन में ही सामने आ गई है। क्या कहेंगे आप इस शर्मनाक शिकस्त पर? देखें, एक बात पहले कि जो यंगस्टर्स खिलाने की पॉलिसी है ये बिल्कुल ठीक है। जब कभी छोटी टीम के साथ आपकी सीरीज हो तो उसमें आपको अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए, लेकिन क्या जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए वो ठीक थे? यहाँ सवाल उठता है। वो ठीक नहीं थे। जो बिल्कुल सामने आ गई ये टीम बिल्कुल बैलेंस नजर नहीं आई, और जो टीम 15 रन पे 5 विकेट बांग्लादेश के खिलाफ गवा दे, वो कैसे जीतेगी? वो तो इतने आखिर तक पहुंच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जगह फ्लॉप जा रहे हैं हमारे बड़े प्लेयर भी। चले फकर पहले मैच में बेहतर खेले, 2 चांस मिले, अभी दूसरे मैच में देख लें आप साहिल अयूब क्या कर रहे हैं, आरिस क्या कर रहे हैं। कुछ सबसे बड़ा सवाल आता है सलमान अली आगा, उनकी क्या परफॉर्मेंस है? तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है पाकिस्तानी बैटिंग की। 15 पे 5, 30 पे 6, ये तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था कि मैं दुआ कर रहा था कि 100 हो जाए, कल मैं दुआ कर रहा था 50 हो जाए, अल्लाह इज्जत रह जाए थोड़ी। तो ये नौबत आ गई कि बांग्लादेश के खिलाफ अब हम लोगों को इस तरह से परफॉर्मेंस तो सामने आ रही है। ये बताएं कि बहुत सवाल उठते हैं इस पे। हमें क्या होना चाहिए? क्या खुश होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे को तैसा मिला है, जैसी टीम सिलेक्ट की गई, जैसी कारकर्दगी है उनकी, और या फिर जैसी प्लानिंग है पीसीबी की, या फिर हमें अफसोस करना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत ज़बूहानी का शिकार? नहीं, खुश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम है, हम इसे ओन करते हैं, हमारे मुल्क का नाम आता है। जहां पाकिस्तान आता है वहां पे इस तरह की अगर शर्मनाक शिकस्त हो तो अफसोस का ही ये मकाम है। लेकिन जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है उनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या सोचकर ऐसी टीम सेलेक्ट की जिसमें कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा। और जब ऐसा नजर आ रहा है कि पिच बहुत वैसी नहीं है लाहौर की तरह, जहां आप जाके छक्के चौके मारते रहे, यहाँ पर थोड़ा देख के खेलना पड़ता है, तो फिर किसने आपको कहा है कि जो पावर प्ले है उसमें अंधाधुंध शॉट खेले? तो ये सब तो सवाल उठते हैं, और इसका जवाब यही टीम मैनेजमेंट देगी, और पीसीबी को देना चाहिए, सेलेक्टर्स को देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए आगे आके। क्योंकि जब आप बांग्लादेश को नहीं हरा सकेंगे तो बात फिर वही होगी कि यार जिनको निकाला है पुराने प्लेयर तो उनको लेकर आओ, फिर एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। फिर बड़ी टीम से मैच होगा, वो बड़े प्लेयर कुछ नहीं करेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं यंगस्टर को लेकर आओ। तो इसका हल ये है कि यंगस्टर्स को खिलाएं, लेकिन ऐसी बैलेंस बनाए टीम का कि जो परफॉर्म भी कर सके टीम, इस तरह नहीं कि ऑलराउंडर्स की भरमार हो, ओपनर्स की भरमार हो। खालिद साहब, आपने 50 बात की, वाकई वो हम कल ये दुआ कर रहे थे कि 75 हो जाए, वो 74 पर भी तो एक बार हम हो चुके हैं ना, तो हमें ये था कि 75 रन ही हो जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कारकर्दगी है या ये जो सीरीज है, इसके अंदर जो हमें देखना पड़ रहा है, जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई है, ये सिलेक्टर्स को अपने जो फ्यूचर डिसीजंस हैं उस पर नजरसानी के लिए फोर्स करेगी ये हार? डेफिनेटली करना तो चाहिए, लेकिन करेंगी ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि पहले भी टीम हारी बुरी तरह। हमने देखा कि अमेरिका से भी हारी, दूसरा भी हारी, तो हमें कोई इसमें बड़े अमली इक़दाम नजर नहीं आया, सिर्फ इसके कि कुछ सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया गया, और हमें कुछ ऐसा मतलब प्लानिंग नजर नहीं आई कि इस शोबे के लिए इस लड़के को लाना चाहिए, ये अच्छा है, इधर इसको लाना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सपोज हो रही है। साहिल अयूब को माफ कीजिएगा मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ओवर रेटेड प्लेयर है। हम लोगों ने उनको बहुत बड़ा बना दिया कि सही जानवर है। जरा उनके स्टैट्स का निकाल के देखें उन्होंने किया क्या। एक अच्छी इनिंग उनकी है या 2 अच्छी इनिंग होंगी पूरे कैरियर में उनकी, बाकी फ्लॉप है वो। हसन नवाज ने 1 सेंचुरी की, उसके बाद उन्होंने क्या किया। सलमान अली आगा, बल्कि हसन ने रिकॉर्ड बना दिया 6-0 का। सलमान अली आगा जो हमारे कैप्टन है, उनकी तो T20 में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, जबरदस्ती उनको T20 में लाके कप्तान बनाया गया, लेकिन वो एक्सपोज हो रहे। देखिए हम लोग ये थोड़ी कह सकते हैं बांग्लादेश को कि भाईजान हम लोग आए, हमारा ख्याल करो, वो लाहौर जैसी पिच बना दो यार, कराची जैसी 200-250 रन करें तुम्हें हरा के चले जाएंगे। वो बांग्लादेश पागल है तुम्हारे लिए पिच बनाएगा? वो तो देखभाल के अपने हिसाब से पिच बना रहे और जीत रहे।
फिर कल हमने जिस तरह उनकी भी 4 विकेटें गिरा दी थी 28 रन पे, तो सवाल उठता है ये कि फिर 133 रन तक कैसे पहुंचे वो, जब टॉप ऑर्डर पूरा उड़ा दिया था। इट्स मीन कि बॉलिंग भी हमारी कमजोर है, बॉलिंग शुरू से हम लोग बात करते हैं। बस आखिरी एक बात बताएं कि फिर ओलंपिक्स भूल जाएं हम, सॉरी ओलंपिक्स को भूल जाएं हम, ओलंपिक्स वैसे ही भूल जाए आप, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए जो क्राइटेरिया एक बन रहा है सिलेक्शन का, उसमें शायद दार कॉन्फिडेंस से एक टीम आएगी और शायद यहाँ से इंडिया जाए या कोई और, अभी तक का जो है तो वैसे ही ओलंपिक्स में चांस कम लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, सारे ख्वाब हमारे टूटते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब। अब कुछ जरा बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। तो तहरीक इंसाफ ने यौम आशूर के बाद एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया और फिर 5 अगस्त को तहरीक को रूज पर पहुंचाने का कहा गया था, मगर एहतजाजी तहरीक से कबल ही तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और पंजाब में 9 मई वाकयात का पहला बड़ा फैसला गुज़िश्ता रोज सामने आया। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जो है उसमें मलिक अहमद खान और रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और राना बिलाल समेत कई मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और अगर बात करें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भुच्चर ने फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। और 9 मई जलाओ घेराव केस में PTI के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान बरी भी कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में उमर सरफराज चीमा, अफजाल अजीम, अली अब्बास समेत 9 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। इस पर इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और उमर चीमा को कानूनी तकाजों को पूरा किए बगैर ये सजाएं दी गई हैं। अदलिया के मुतनाज़े फैसलों में एक और बाब का इजाफा हो गया है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का ये कहना है कि ये सजा हमारे कायदीन को नहीं जमहूरियत को हुई है। सरगोदा जज में जो फैसला दिया है, जिसमें हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन अहमद चट्टा साहब और अहमद बचर साहब को जो सजाएं दी गई है, ये तीसरा नंबर है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को सजा हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सजा हुई है। ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। एक पुलिस का मुलाजिम जो कहता है कि मैं किसी तरह कोई सुलेमानी टोपी उसने पहनी हुई थी कि वो जमान पार्क में दाखिल हो गया और सोफे के पीछे छुप गया। इसी तरह दूसरा मुलाजिम कहता है मैं मेज के नीचे छुप गया और वहां छुपे हुए मैंने सुना कि एक साजिश बुनी जा रही है। तो ये है वो मज़ाक़ा खेज नौयत की गवाही जिसकी बुनियाद पर इस्तखाजे का पूरा केस जो है खड़ा है। तो ये मजाक है जो पाकिस्तानी कौम के साथ आज हुआ है, ये जमहूरियत पर हमला हुआ है। और दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना था कि बानी PTI ने पार्टी को हिदायत की है कि सारे यकजा होकर तहरीक पर फोकस करें। सारे रास्ते बंद हो गए, इसलिए तहरीक का ऐलान किया। सेनेट इलेक्शन पर पार्टी अभी मौक़िफ़ देगी। बानी PTI को नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। मैम ये बताइएगा कि एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है मिशाल यूसुफजई साहब की, वो आप पे इतराज कर रही है कि आपके बेटे शेरशाह वापस आ गए हैं, किसी डील के तहत वापस आए हैं, इस पे क्या वजाहत देंगे? मेरा बेटा डील के तहत वापस आया। कौन सी डील? आपकी अपनी सेनेटर कह रही हैं। अच्छा मुझे डील करके क्या मिलता है उसमें, पहले ये बता दें। अगर वो सेनेटर कह रही है ना, वो सेनेटर है मैम, उसको मुंतखब कर दिया खान साहब ने। खान साहब का हमें नहीं पता किसने मुंतखब किया, लेकिन मेरा बेटा वापस आया है ये जानते हुए कि वो जेल में डाला जा सकता है, तो वो तैयार है अब जेल में जाने के लिए, तो उसकी मर्जी है। अगर डालेंगे तो वो चला जाएगा। 2 लोग हमारे जेल में, तो तीसरा भी चला जाएगा। अच्छा, अगर कोई और फैमिली के मेंबर डालने, तो पार्टी वाले अगर नहीं जा सकते तो फैमिली चली जाएगी। मिशाल को कहीं खुद जरा जेल का चक्कर लगा ले। मिशाल से कहीं जरा जेल का चक्कर लगाएं जी। अपने ही सेनेटर मुंतखब हुए हैं, तरीके से आपको पता नहीं है कि कौन कौन से सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। अलीमा खान साहब है गुफ्तगू कर रही थी, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी कर चुके हैं। इमरान मीर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान मीर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। बड़े अरसे के बाद आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। मीर साहब ज़रा ये एहतजाज वाली बात से आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बड़ा धचका नहीं लग गया एहतजाज से पहले ही, क्योंकि सज़ाएं मिलना शुरू हो गई हैं और ख़ास तौर पर जब हम देख रहे हैं कि PTI ताकतवर हल्कों से बार बार मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है, लेकिन अब जो ये फैसला है इसके बाद तो लगता है कि सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और मज़ीद मुश्किलात का इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इस ओवरऑल सिचुएशन पर क्या कॉमेंट करेंगे? और जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी है, उनका बरी होना तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है?
अच्छा, एक तो थोड़ा सा नुक्ता मैं वजाहत कर दूं। अभी आपने ये जो क्लिप सुनाए हैं अलीमा बीबी के, उसमें वो सवाल भी जो पूछ रहे हैं रिपोर्टर, उन्हें भी शायद ये मालूम नहीं है। मिशाल अभी जी 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 सर, बिल्कुल इल्म है कि वो सेनेटर नहीं, हाँ नहीं है, हाँ, चाहे तो मगोई वो है थोड़ा बस। सा जी जी ये नाजरीन के लिए मैंने कहा जरूरी है कि वो क्लैरिटी हो जाए। जी सर, वो अभी thank you। 31 जुलाई को होना है, उनका इलेक्शन जी हाँ। होना है। तो अब जरा वापस आ जाते हैं जो बाकी बातें। असल में देखिए, सारी सूरत हाल तो सारी दुनिया के सामने है, सारा पाकिस्तान इसको देख रहा है। मैं बुनियादी तौर पे देखें इस चीज़ को समझता हूँ कि सियासी जमातों के मामलात और ये वाली जितना जो कुछ हम ये देख रहे हैं, ये मामलात इस नहज तक आने ही नहीं चाहिए। देखें, यही सियासी जमातें इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से काम भी करती हैं, और जब मामलात बिगड़ते हैं और फिर इस हद तक बिगड़ते हैं और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात दोनों तरफ से, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी फिर इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू होता है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, और जनाब पूरा ऐसे लगता है कि बस इससे बड़ा मुल्क दुश्मन सियासतदान पाकिस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ होगा, यानी XYZ कोई भी, सारों के ऊपर ये चीज़ें लग चुकी हैं। और इसी तरह से सियासी जमातों का तर्ज अमल भी यही रहा कि वो उनके साथ जब होते हैं तो देखें, आज भी मिसाल के तौर पे, आज जैसे ये गवर्नमेंट है, आप आज देखते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब हम तो इस तरह से शीरो शकर हैं, बीच में से बाल बराबर भी कोई चीज़ नहीं गुजर सकती, इस तरह से एक पेज पे है, ठीक है। लेकिन जब यही लोग पहले भी इनके साथ हो चुकी, ये गुजर चुकी, और ये मुस्तकबिल में भी इस चीज़ के इम्कानात बहरहाल रहते हैं कि ये दोबारा से खटपट हो और कहीं पे मामला फिर बिगड़ जाए और फिर चीज़ें। तो मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि सियासी लोगों को ख़ास तौर पे इस चीज़ को इस इंतहा तक लेकर जाना ही नहीं चाहिए कि जहाँ पे वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। देखिए, पाकिस्तान में एक चीज़ को समझ लें, इस चीज़ को एंडोर्स करते हुए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई आइन कानून की कोई बालादस्ती या हुक्मरानी नहीं है। यहाँ जिसका जोर चलता है उस तरह से हुकूमत यहाँ पे तर्ज हुक्मरानी यहाँ जोर के ऊपर है कि जिसका जबर है, जिसका डंडा है, जो उसके ऊपर हावी हो जाएगा उसने यहाँ पे हुक्मरानी करनी है, और उसमें कुछ छुपी ढकी छुपी कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको सामने रखते हुए हमें रास्ता ऐसा बनाना चाहिए। ये रातों रात देखें, जो ज़मीन गेन हो गई है ना, जिस पे ये चीज़ें समझ लें जो कब्जा हो गया है, वो रातों रात वापस नहीं आना। इस चीज़ को इदराक करना चाहिए सियासी जमातों को। ये आहिस्ता आहिस्ता, इंच बाई इंच जिसे कहते हैं ना, इसमें अपनी जगह बना के, वापस जगह बना के, ये आहिस्ता आहिस्ता आपने इस चीज़ को वापस अपनी स्पेस को गेन करना है, जो सियासतदानों के हाथों से निकलती हुई जा रही है, और बहुत मुश्किल से उन्होंने पहले गेन की थी और अब वो पूरी तरह से निकल चुकी है, किसी तरह से हमें नजर आता है। तो इमरान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एहतजाज के लिए कॉल दी गई थी, यौम आशूर के बाद कहा गया था कि एहतजाज शुरू होगा, 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 90 रोज तक जो है ये पूरी प्लानिंग की जाएगी, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अब वो कह रहे हैं कि कोई तारीख तय नहीं है। किरदार को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा देखें, मैं सिर्फ अली अमीन गंडापुर की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल भी बात करूंगा। अली अमीन गंडापुर के बारे में जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर देखें, जब आप 2 कश्तियों के सवार होना तो फिर इसी तरह का तर्ज अमल सामने आता है। आप एक धड़े को भी खुश रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ भी अपनी पार्टी लीडरशिप को भी नाराज नहीं करना चाहते, तो आप दोनों तरफ रास्ता बनाने के चक्कर में फिर होता क्या है कि कभी उधर 4 बातें मान ली, कभी उधर 4 बातें मान ली। उनको लगता है कि ये हमारा बॉय है, और दूसरी तरफ पार्टी लीडरशिप को है कि जी हमारे बहुत एतमाद। तो असलियत में है कैसा फिर मीर साहब? सॉरी, मैं आवाज नहीं समझ आई बात। मैं यही कह रही हूँ कि उनको लगता है कि हमारा बॉय है, उनको लगता है कि हमारी तरफ से है, तो असली है किसके बंदे फिर ये? होता क्या है, मैंने कहा ना कि जब आप दोनों तरफ खुश रखने की कोशिश करेंगे, दोनों तरफ खेलने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसी तरह की कंफ्यूजन सामने आएगी जो खान साहब की पार्टी के साथ हुआ। देखिए, खान साहब वाहिद जो लीडर थे, और उनकी क़यादत में पार्टी भी ज़ाहिर मुत्तहिद भी थी, छोटी मोटी आवाज़ें उठती भी थी, लेकिन खान साहब की शख्सियत जो कह लें कि बाकी लीडरशिप के ऊपर इतनी भारी थी कि वो आवाज़ें दब जाती थी, वो उनकी हैसियत कोई नहीं थी। लेकिन अब जो ही खान साहब जेल के अंदर गए हैं, ज़ाहिर है अब 2 साल होने को आ गए हैं, वो जेल के अंदर हैं, कम्युनिकेशन बराह रास्त है नहीं, हम लोग भी पूरी तरह से असेस नहीं कर सकते, एक्सेस उस तरह से है नहीं।
जो ये लीडरशिप जो मिल के आती है, ये बिट्स एंड पीसेस में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। अब उसमें से कितनी बात सही होती है, कितनी उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के उसको बयान किया जाता है, वो अब हमें अंदाजा नहीं हो पाएगा यहाँ पे बैठे हुए। तो उसकी वजह से ये सारे मामले, और जहां तक ये आप ये बात करते हैं ना, अली अमीन गंडापुर साहब की बात की, मैंने कहा मैं दोनों, मैं कहता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ साथ बाकी भी कुछ जो बाहर बैठी लीडरशिप है ना, वो बहुत सारी जगहों पे, मैं कल भी एक प्रोग्राम में कह रहा था, बहुत सारी जगहों पे इनके कनेक्शंस भी हैं। देखिए कनेक्शंस होना कोई बुरी बात नहीं है, वरना असल में यहाँ पे बना ऐसे दिया गया, जब आप हुकूमत में होते हैं, स्टेट क्राफ्ट में आते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि आपके इन रियासती इदारों के साथ ताल्लुकात ना हो। जाहिर है बैठ के बात भी करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं, कहीं पे गर्मी होती, कहीं पे नरमी दिखानी पड़ती, तो ये एक हिकमत के साथ एक रास्ता निकालना पड़ता है। तो फिर इमरान साहब पीटीआई वर्कर्स को फिर यही सलाह दी जाए कि अलीमा खान साहिबा की बातें मान ली जाए, क्योंकि बाकी जो रहनुमा है, सियासी रहनुमा, वो तो सियासत ही कर रहे हैं। देखें, मैं तो ये मशवरा देने वाला कोई नहीं होता कि मैं अलीमा बीबी को ये बताऊं कि वो क्या करें और उनके कारकुन उसके में क्या करें, लेकिन मैं सिर्फ एक बुनियादी नुक्ते की निशानदेही कर रहा हूं कि जो बाकी जो बाहर लीडरशिप है ना, जब जितनी बोलियां भांत भांत की होंगी, वो उससे कंफ्यूजन फैलेगी। और उसमें आपने देखा कि जो तहरीके इंसाफ की जो कुव्वत थी, मैं डे वन से कहता हूं कि तहरीके इंसाफ की कुव्वत आज भी उनकी मकबूलियत है, उनकी अवामी ताकत है। आज भी जब आप बात करके देख लें तो आपको वो पलड़ा भारी नजर आएगा, लेकिन अमलन जब आप देखते हैं, सड़कों पे देखते हैं, जब निकलने की ये बारी आती है, वो निकलने को अवाम, उनके जो वर्कर्स हैं, वो निकलने को बेताब भी हैं, वो निकलना भी चाहते हैं। लेकिन एक तरफ तो जाहिर है रियासती जबर भी होता है, जिसके आगे बड़ा मुश्किल होता है ठहरना आके, और दूसरी तरफ जो बड़ी जो खामी है, वो जो बाहर बैठी लीडरशिप है, उसके अंदर से जब इतनी मुख्तलिफ किस्म की आवाजें उठेंगी, कंफ्यूजन पैदा होगी, तो वो लोग कहेंगे कि यार मैं इनके पीछे लग के अपना आप क्यों खराब करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मीर साहब, यही चीज़ें यही बातें शेर अफजल मरवत साहब भी बड़े अरसे से कह रहे हैं, और अब फवाद चौधरी ने भी कहा कि जो मौजूदा जो क़यादत है वो किसी किस्म की भी तहरीक चलाने की अहल नहीं है, और अवामी हिमायत हासिल करने में भी फिलहाल नाकाम दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कि पंजाब की, तो पंजाब में फिलहाल लीडरशिप के अपने बहुत सारे मसले चल रहे हैं, आपसी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है, आलिया हमजा का भी तहरीक में कोई किरदार नहीं है, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी। तो आपको लगता है कि ऐसी सूरत में बगैर पंजाब के कोई इस तरह की जो तहरीक है वो कामयाब भी हो सकेगी? क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पंजाब की आवाम का निकलना कितना ज्यादा जरूरी है इस तहरीक को कामयाब और मौसर बनाने के लिए? यकीनन इसमें तो कोई शक ही नहीं ना। देखे ना, पंजाब जो है वो अगर आप पाकिस्तान का कुल करें तो पंजाब जो है उसका सबसे बड़ा जुज़्व है। 12.5 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, और फिर तहरीक इंसाफ को खाली खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत हासिल नहीं है, पंजाब में भी उनको भरपूर किस्म की मकबूलियत हासिल है। वो इसमें तो कोई शुबा नहीं है। हमें आज के दिन भी इस चीज़ पे वो नहीं करना चाहिए, गलत बयानी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिसमें इसमें कोई शुबा नहीं है, उनकी मकबूलियत भी है, सारा कुछ है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखें ना, जो सियासी क़यादत बाहर है, जिन्होंने लीड करना है, उनके झगड़े और उनकी कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि जो कारकुन है वो परेशान है कि यार इनके आपस के झगड़े नहीं खत्म होते। और फिर दूसरी बात यह है, जो एक चीज़ मैं तहरीक इंसाफ के तरफ से समझता हूँ कि जो बड़ी खामी डे वन से वहाँ उनके यहाँ है कि माकूल बात करने को, यानी धीमी बात करने को, धीमे लहजे में बात करने को वो गद्दारी, और वो कहते हैं कि ये बिका हुआ है। ये जो तर्ज अमल है, जो इंतहा का तर्ज अमल है, इसने बहुत बड़ी बर्बादी उतारी है तहरीक इंसाफ की, कि वहाँ कोई जो अगर उनको को साहिब मशवरा भी दे, जो ऐसा मशवरा दे कि जनाब ये मामलात जो हैं वो बैठ के कुछ समझ बूझ के साथ उनसे बातचीत करने से हल होंगे, तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है, पार्टी के अंदर ही उसको शक की निगाह से देखा जाता है। तो उसका नतीजा ये है कि जितने सियासी बसीरत रखने वाले लोग थे वो अगर आप इस वक्त नज़र दौड़ाएं तो कोई भी आपको पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप मौजूद है उसमें कोई नजर नहीं आता। एक तो जाहिर है जो उनकी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो जेलों के अंदर है, आपने देखा सजाएं भी होगी उनको, काफ़ी सारों को सजाएं भी होगी हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो ऐसी जो बात कर सके, जो खान साहब के बाद देखे ना, पॉलिटिकल पार्टीज में इसीलिए लीडरशिप बनाई जाती है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ऐसी कदावर शख्सियात मौजूद हों कि अगर पार्टी की जो मेन लीडरशिप है उसके ऊपर को मुसीबत का सकता है तो वो आके वो चीजें संभाल लें। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पे
सियासी तौर पे मैं समझता हूँ ये सारे बोने नजर आते हैं, इनके अंदर कोई कदावर शख्सियत ही नहीं है। खाली देखें बढ़ के मार के वो अपनी एक पजीराई ले रहे हैं, अली मीर गंडापुर साहब या इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं, तो उससे कोई मसला तो हल होने वाला नहीं है। वो जिस लेवल पे एक दफा पिच ले जाते हैं, वो कहते हैं, कभी कहते हैं, देखें ना, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये पीटीआई के हक में नहीं है चीजें। एक दफा वो कहेंगे कि जी अब मैं कफन पहन के जा रहा हूँ, मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, अब हमारी लाशें वापस जाएंगी, हम बंदूक उठा के जाएंगे, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये एक सियासी पार्टी को ये जेब देती है या उसके लिए ये भले की बातें हैं। और जो भले की बात करे उसको वो वैसे शक की निगाह से देखा जाता है। तो इस वक्त जो बाहर लीडरशिप मौजूद है उसमें कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आता जो मामलात को लीड करके आगे चले। बिल्कुल, मामलात को लीड करके आगे चलने वाला कोई सियासतदान, कोई रहनुमा पीटीआई में नजर आता है। इमरान मीर साहब अपना तजिया पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी नौजवान लड़की जो सिर्फ सिंध की नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है, जिन्होंने मसनूई ज़हानत जैसे बड़े शोबे में अपनी जिद्दत, हुनर और अज़्म जैसे तारीखी पाक जीपीटी जैसे प्रोजेक्ट को जन्म दिया है और अब दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई डेवलपर और पाक जीपीटी की शरीक बानी फराह गुल राहोजा की, जो सिर्फ डेवलपर या टेक लीडर नहीं है एआई में, बल्कि एक उम्मीद की किरण भी हैं जो इन इलाकों में चमकी हैं। और जहाँ कभी टेक्नोलॉजी सिर्फ ख्वाब हुआ करती थी, वो लड़की जिसने दादू की गलियों से निकलकर चीन की आलमी फोरम तक पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जहां ना वसाइल थे, ना आसानियां थी, बस पास थी तो एक उम्मीद और हौसला। और उनकी ये सोच कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड नॉट बी फॉर द प्रिविलेज्ड बल्कि इट शुड बी फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। और यही सोच बनी पाक जीपीटी की बुनियाद, पाकिस्तान का पहला मकामी ज़बानों पर मुश्तमिल एआई मॉडल जो इंटरनेट, जो कमज़ोर इंटरनेट है उस पर भी चलता है और उर्दू, सिंधी, पश्तो समेत मकामी ज़बानों में बात करता है। फराह गुल का ये प्रोजेक्ट आलमी सतह पर पजीराई हासिल करने में कामयाब रहा है और उनका प्रोजेक्ट वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम में सिल्क रोड यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर 200 से ज़ायद आलमी टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में जगह बनाने में भी कामयाब हो गया है। मजीद इन शानदार कामयाबी और उनके प्रोजेक्ट के हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी हाँ, हमारी एआई डेवलपर और पाक जीपीटी की को फाउंडर फराह गुल राहोजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह, सुबह खैर, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। फराह, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी दिल की कैफियत कैसी थी ये बताइएगा जब पाक जीपीटी को 200 प्रोजेक्ट्स में से टॉप 10 में चुना गया? अच्छा, it was a proud and emotional moment for me. Or seeing the Pakistani flag rising and shining on the global stage filled my heart with immense gratitude and responsibility. और इसने मुझे ये भी रियलाइज करवाया कि if you stay committed और if you stay hard working, अगर आप अपने गोल्स के साथ कनेक्टेड रहते हो तो आपके लोकल सोल्यूशन को भी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सकती है। राइट, तो ये भी बताइएगा फराह कि पाक जीपीटी जो है वो ये चैटबॉट किस तरह से मुख्तलिफ है दीगर चैटबॉट से और इसका तस्वुर आपके ज़हन में कैसे आया? अच्छा, क्योंकि मैं रूरल पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, मैं दादू सिंध से बिलोंग करती हूँ, तो ग्रोइंग अप आई सो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर पीपल, स्पेशली फॉर वुमेन एंड रूरल यूथ टू एक्सेस इवन बेसिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि इन रूरल पाकिस्तान मिलियंस ऑफ पीपल आर डिजिटली एक्सक्लूडेड। उसके दो बेसिक रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट टूल्स डू नॉट सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस और जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है। सेकेंडली, द इंटरनेट इज ऑफन लिमिटेड टू 2G। तो इन दो रीजंस की वजह से डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस डिजिटल डिवाइड इज नॉट अ टेक्नोलॉजी इशू, इट इज अ जस्टिस इशू। और इसी रीजन की वजह से आई क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड पाक जीपीटी। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल एंड इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज टू इंश्योर दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड जस्ट बिकॉज देयर इंटरनेट इज स्लो और द लैंग्वेज इज डिफरेंट। क्योंकि और फिर इसका जो डिफरेंट फीचर है बाकी चैटबॉट से वो भी यही है कि इट कैन कम्युनिकेट इन लोकल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। दूसरा ये कि ये काम करता है ऑन लो बैंडविड्थ कनेक्शंस। और अब हम इसके ऑफलाइन मॉड्यूल की तरफ भी जा रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा फराह, मुझे ये बताएं कि आपने ये कहा कि एआई शुड नॉट बी फॉर द प्रिविलेज्ड, तो इस फलसफे ने बेसिकली आपको कैसे मुतासिर किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि एआई शुड नॉट बी जस्ट फॉर प्रिविलेज्ड, इट शुड बी फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। क्योंकि जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनको दुनिया की हर तरह की सहूलियात मिल जाती हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सारे नॉलेज स्किल्स मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज होती हैं उनको ये सारी चीजें आसानी से नहीं बल्कि बहुत मुश्किल से भी नहीं मिलती हैं। ऐसा मैंने रियलाइज किया है। और मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज पोटेंशियल टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, स्पेशली
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड या टेक रिलेटेड, तो उन लोगों को टारगेट करना चाहिए हु हैव बीन ट्रेडिशनली लेफ्ट आउट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, स्पेशली वुमेन और रूरल यूथ। तो हाउ कैन दे बेनिफिट फ्रॉम इट? ये जो आम पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां हैं कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इससे, और आप इसे पाकिस्तान के छोटे इलाकों में मजीद भी मुतारिफ करवाने वाली हैं? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम, अभी फिलहाल ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है, जब मैं फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च करवा रही थी तो आई वेंट डोर टू एनकरेज फैमिलीज टू लेट देयर डॉटर्स यूज दिस प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान जीपीटी। दूसरी बात ये कि अगर वो लोग इसको यूज करते हैं तो वो डिजिटल स्किल्स लर्न कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, बिजनेसेस लॉन्च कर सकते हैं, जैसे सेलिंग पोट्री, हैंडीक्राफ्ट, जस्ट बाय यूजिंग एआई गाइडेंस। तो इसके ये फायदा है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये भी बताइए फरा कि ये जो अभी आपने बात की कमजोर इंटरनेट पर भी पाक जीपीटी चलता है, ये फीचर खास तौर पर आपने पाकिस्तान के हालात के अकॉर्डिंग डिजाइन किया, और ये भी बताइएगा कि ये जो पाक जीपीटी है ये कितनी लैंग्वेजेस में काम करता है? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, ये कम्युनिकेट करता है लोकल लैंग्वेजेस में, और फिलहाल ये काम कर रहा है सारी लैंग्वेजेस पे काम करता है। उर्दू में काम करता है, पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में, लेकिन अभी फिलहाल जो इसमें डाटा है वो थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए बाकी सपोर्ट, कोलैबोरेशन चाहिए होती है, जो मुझे इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। दूसरी बात ये कि ये कम इंटरनेट पे भी काम करता है, 2G पे भी काम करता है, और आपको पता है मैं रूरल एरिया से हूँ, हम जब भी अपने गाँव जा रहे होते हैं तो हम लोग ये चीज रियलाइज कर रहे होते हैं कि इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं करता। मतलब दुनिया 5G पे पहुंच गई है लेकिन हम लोग अभी तक 2G पे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये 2G पे भी काम करता है, टोल फ्री नंबर है इसका। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप किस तरह से इसको गर्दानती हैं कि ये एक मुख्तलिफ AI मॉडल है, और किस वजह से चीन के इस आलमी फोरम पर आपको जो है एक्नॉलेज किया गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि पहले भी जो AI मॉडल्स मौजूद हैं उसमें उर्दू ज़बान मुयस्सर है। बिल्कुल। अच्छा, आपने ओवरऑल चाइना में देखा होगा, चाइना बहुत सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। चाइना में जब हम जाते हैं तो वहां पे हर कोई चाइनीज बोल रहा होता है, इवन उनको इंग्लिश बोलने की भी जरूरत नहीं होती। दूसरा, वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा, उसमें हर जगह टेक्नोलॉजी इंकलकेटेड है चाइना की हर जगह पे। तो ये जो वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम है, इनका बेसिक मकसद ये होता है कि ये पूरी दुनिया से तकरीबन 200 प्रोजेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और जो टॉप 10 में जिनको लाते हैं उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन देते हैं। तो उनका भी बेसिक मकसद यही होता है कि प्रोजेक्ट ऐसा हो जो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल लैंग्वेजेस में उर्दू में तो है, लेकिन उर्दू जब आप रूरल एरिया में जाओगे, पंजाब में जाओगे, तो पंजाब में पंजाबी बंदा जिसको आ रही है वो मे भी उसको उर्दू ना आ रही हो, तो वो उर्दू में, तो अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो उर्दू में तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता उसके साथ। या अगर आप सिंध जा रहे हो, पश्तो जा रहे हो, तो ये इस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, ये इस तरह से डिफरेंट है। अच्छा फरा, वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम में जब आपने अपना अवार्ड रिसीव किया तो वो कुछ वीडियोस और पिक्चर्स जो हमने सोशल मीडिया पर भी देखी, अभी हमारे नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपने ड्रेस कोड पहना, आप कल्चर को भी प्रमोट कर रही थी साथ साथ? बिल्कुल, मैं कल्चर को भी प्रमोट कर रही थी। मैं चाह रही थी कि इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, 180 प्लस कंट्री से और 7 कॉन्टिनेंट से लोग आए हुए हैं, तो वो देखें कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, क्योंकि हमारा कल्चर माशाल्लाह बहुत ज्यादा रिच है। तो मैं चाह रही थी कि सबको पता चले कि मैं पाकिस्तान से हूँ। सिर्फ ना कोई अवार्ड लेते टाइम कोई बुलाए नहीं कि अच्छा फराग और राहुजा फ्रॉम पाकिस्तान। मैं चाह रही थी कि उनको पता चले मेरे ड्रेस कोड से कि मैं वाकई में पाकिस्तान की ही हूँ। जबरदस्त। फरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और ऑल द बेस्ट विद पाक जीपीटी। अभी पायलट है जिसको इतनी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, और आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तानी टैलेंट कैसे आलमी सतह पर, आलमी फोरम्स पर अपना लोहा मनवा रहा है। आपको ये बताएं कि इंतहाई ज़ीरक सियासतदान, पंजाब की मारूफ सियासी शख्सियत और साबिक गवर्नर पंजाब जाब मियां अजहर अलालत के बायस लाहौर में इंतकाल कर गए हैं, और पार्टी ज़राए के मुताबिक मियां अजहर मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज दिन 1:30 बजे कदाफी स्टेडियम में अदा की जाएगी। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। इस घंटे में मजीद आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ है, आपकी मुलाकातें करवाएंगे, लेकिन फिलहाल टॉप ऑफ द आवर शामिल करते हैं अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को रियल वर्ल्ड से हम कैसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज बच्चों की नफ्सियात के हवाले से बात करनी है कि हमने बच्चों को रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया से कैसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और बुरी तरह कर रहे हैं। यानी वो दुनिया जो कि बच्चों के लिए हकीकी दुनिया है, जिसमें वो खेलते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे उनके
आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए बहुत मुआविन होता है। हमने वहाँ पे तो ओवर प्रोटेक्शन शुरू कर दी। हमने कहा जी कि बच्चा जो है वो पोर्च से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया जो है वो बहुत खौफनाक है। बाहर की दुनिया जो है, क्योंकि हर वक्त हमारे पास मीडिया से खबरें आ रही होती हैं मुख्तलिफ जगहों से, जो कि खबरें हकीकी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जराइम जो है वो बढ़ गए हैं, बच्चों के हवाले से जराइम बढ़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मामला यह है कि दूसरी तरफ जो हमने ओवर प्रोटेक्शन या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करना शुरू कर दी, बच्चों को बिल्कुल हमने बाहर खेलने कूदने से महरूम कर दिया, उसका क्या आउटकम निकला, जिसको हम कहते हैं कि प्ले बेस्ड चाइल्डहुड, उससे हमने निकाला और मोबाइल बेस्ड चाइल्डहुड उसमें दाखिल कर दिया। अब जब हमने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया तो वो अब एक और दुनिया में, ये वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसके अंदर चला गया। यहाँ हम प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, यहाँ हमने कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, मोबाइल उसके हाथ में दे दिया है, हम सुपरवाइज नहीं कर रहे। और इस सारे फिनोमिना को, इस सारे मामले को उठाया एक बुक ने, द एंग्शियस जनरेशन, हाउ द ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड इज कॉजिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस। इसकी एक छोटी सी मिसाल लीजिए, इस जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि एक छोटा जो बिल्ली का बच्चा होता है, वो एक धागे से या ऊन का जो गोला है या उसके से जो धागे आ रहे होते हैं उनके गोले से, उनसे वो खेलता है अपने पंजों से बार बार। क्यों खेलता है? कि उसकी वजह यह है कि वो इसलिए खेलता है कि आप देखिए कि चूहे की जो दुम है वो एक रस्सी की तरह, ये बिल्कुल पतली सी, उसके साथ सिमिलरिटी, फितरत जो है, कुदरत जो है, वो उसको जो चाइल्डहुड प्ले है वो उसको उस वक्त वहाँ पे सिखा रही है कि आने वाले वक्त में तुमने कैसे शिकार करना है या अपने आप को, अपना सर्वाइवल कैसे यकीनी बनाना है। अब फर्ज कीजिए कि इस बिल्ली के बच्चे को आप एक रेक्टेंगुलर शेप की एक डिवाइस, जिसको मोबाइल कहते हैं, वो इसके हाथ में पकड़ा दें, और वहाँ भी हो सकता है कि वो रस्सी से भी खेलती रहे, जो भी करती रहे, लेकिन जब चूहा मारने का टाइम आएगा, चूहे को शिकार करने का टाइम आएगा, तो आप समझते हैं कि वो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी तरबियत नहीं है। कि जो रियल वर्ल्ड का जो प्ले है या प्ले बेस्ड चाइल्डहुड है, जब आप उससे छीन लेंगे तो वर्चुअल जो चाइल्डहुड है वो उसका मुआविन नहीं हो सकता, वो उसकी मदद नहीं कर सकता। बच्चों के साथ ये हुआ कि जो बच्चों की जो रियल वर्ल्ड प्ले थी, यानी जो आप समझिएगा कि दुनिया में वो क्या करते थे, 7-8 चीज़ें थी बेसिकली। तो ये थ्रिलर होते हैं, आपको मालूम है कि थ्रिल सीकर होते हैं, तो ये जो थ्रिलिंग है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी तरबियत होती है। मिसाल के तौर पे हाइट की तरबियत, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो घर में कभी वहाँ से छलांग लगा रहे हैं, कभी कहाँ से, कभी सीढ़ियों से, मुख्तलिफ जगहों से छलांगे लगाने का उनको शौक होता है। ये छलांग लगा के किसी चीज़ पर चढ़ने का शौक होता है। उसकी वजह यह है कि ये हाइट जो है इसके हवाले से बार बार तरबियत कुदरत उनकी कर रही होती है, ये बहुत ज़रूरी है। रोल प्ले क्या होता है कि वो एक उनके जो फर्जी से दोस्त होते हैं, ये 6-7 साल उम्र तक रहता है, और इसमें वो अपने एक फर्जी दोस्त और उनसे बातें करते रहते हैं, और वो ये भी खैर एक बहुत बड़ी तरबियत हो रही होती है। यही काम अगर बड़ा आदमी करे तो वो फिर उसको कुछ और कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल फितरत की मंशा के मुताबिक है। स्पीड, आपने देखा है कि हमें रोकना पड़ता है उनको, क्योंकि वो स्पीड इख्तियार करना चाहते हैं, रफ्तार, और ये स्पीड जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी रिफ्लेक्सेस की और उनकी तमाम तरबियत के लिए। और जब हम इसी वजह से बच्चियों को इन चीज़ों से महरूम करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये बचपन में हम करते हैं, इस सिनफी तासुब की वजह से वो बाद में अच्छी ड्राइवर साबित नहीं होती। और स्पेशली जो पिछले कुछ डेकेड्स गुजरे हैं, या आप समझिए कि 40-50 साल पुरानी बात है, अब बच्चियों को इस तरह नहीं है। अब बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं, या तहजीब याफ्ता माशरा जो है, वहाँ पे बच्चियाँ बहुत अच्छी ड्राइवर इसलिए हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों से महरूम नहीं किया जाता। सो स्पीड जो है, हाइट है, स्पीड है, डेंजरस एलिमेंट्स हैं जिस तरह आग है या मुख्तलिफ चीज़ें, इनका आपने देखा कि बच्चा जो है वो स्विच में हाथ डालना चाहता है, और आपको समझ नहीं आती ये इतना ज़िद्दी क्यों है। ज़िद्दी नहीं है वो, बेसिकली वो जो एक्सपीरियंस है वो करना चाहता है। और ऑफ कोर्स हम नहीं चाहेंगे कि वो कभी इस तरह का एक्सपीरियंस करे, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बट हमें से ये नफ्सियाती उसका मामला समझने में आसानी होती है कि एक बच्चा ऐसे क्यों करता है। इसी तरह वो डेंजरस एलिमेंट्स के अलावा डेंजरस टूल्स, हमेशा ऐसी चीज़ें करेगा, ऐसे टूल्स हाथ में पकड़ लेगा जो मतलब छुरी पकड़ लेगा, और इस तरह की कोई हो सकता है हथौड़ी पकड़ ले, कोई कील पकड़ ले, और हमें ये डर होता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को ये ज़ख्मी ना करे। इसी तरह और हाइड एंड सीक, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम जो इसके बच्चों के जो खेल होते हैं, ये तमाम खेल उसके लिए उसको आगे आने वाली ज़िंदगी में इस एक एक खेल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब आप बच्चों को उन तमाम खेलों से महरूम करके रियल वर्ल्ड से, क्योंकि आप खाइफ हो गए, आपके बच्चे के लिए ये सेफ़ नहीं है, उसके बजाय आपने उसको वर्चुअल वर्ल्ड में धकेल दिया है,
अब एक्चुअली उससे बड़ा खतरा, रियल वर्ल्ड से बड़ा खतरा जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में। इस पे हम एक सेगमेंट में बात करेंगे कि वो क्यों है, क्योंकि इसी किताब द एंशियस जनरेशन में बड़ी तफसील से जिक्र हुआ है कि 2010 के बाद जो इंटरनलाइज्ड डिसऑर्डर्स हैं उनमें इतना होश रुबा इजाफा हुआ है, इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है, एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, सेल्फ हार्म रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 2010 एक बेसिकली एक बिल्कुल इतनी बड़ी चेंज है जो हमें समझ नहीं आ रही कि 2010 से पहले की दुनिया और 2010 के बाद हुआ क्या है। और बेसिकली 2010 से स्मार्टफोन्स आए 2009 और इस तकरीबन इस टाइम पीरियड में, और उसके बाद ये जो बच्चे हैं वो प्ले बेस्ड जो उनका था चाइल्डहुड, इससे एक बहुत बड़ी कन्वर्जन हुई है जो कि मोबाइल बेस्ड चाइल्डहुड। और ये जो मोबाइल बेस्ड चाइल्डहुड है ये पूरी हिस्ट्री के अंदर इंसानी तारीख में पहली दफ़ा इंसानी जहन के जो स्टिमुलस है, ये बाहर से जो चीज़ें आती हैं उसके ब्रेन के अंदर, उसमें इतनी बड़ी चेंज है कि जिसके हवाले से इस किताब के मुसन्निफ ने उसको ग्रेट रीवायरिंग करार दिया है कि इस वक्त एक ग्रेट रीवायरिंग हो रही है बच्चों के जहन में। और ये जो ग्रेट रीवायरिंग हो रही है इसका आउटकम क्या निकलेगा वो इससे भी ज़्यादा भयानक है। इस सेगमेंट में जो इसका अगर हम नतीजा निकालें तो एक कि आप अपने बच्चों के लिए वो स्पेस ज़रूर, बेशक जराइम हो रहे हैं, जो भी हो रहा है बाहर, वो तो अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बच्चों को खेल से महरूम करेंगे या बाहर, इवन यहाँ तक साइकोलॉजी कहती है कि सुपरवाइज्ड जो है, यानी अगर आपका एक कोच खड़ा हुआ है या वालिदैन है या उस्ताद सर पे खड़ा हुआ है और कहते हैं कि अच्छा आप खेलो, इवन सुपरविजन के बगैर बच्चों को खेलना चाहिए, सो दैट कि इसमें वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। और उस पर फिर किसी सेगमेंट में बात करेंगे कि वो आपस में जो खेल है उसमें क्या चीज़ें लर्न करते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ ऐसा लर्न करते हैं जब आप सुपरविजन में होते हैं, जब आप सुपरवाइज़र के तौर पर होते हैं, तो उनको बहुत सारी जगहों पर एक्सपीरियंस ब्लॉकर के तौर पर हम सामने आ जाते हैं। और ये जो इस वक्त मोबाइल है ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ब्लॉकर इस वक्त बना हुआ है, और हमारा जो ब्रेन है वो एक ख़ास एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा होता है उम्र के किसी ख़ास हिस्से में, और अगर उसको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता और वो उम्र के साथ गुजर जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे इंसानी दिमाग एक ख़ास हिस्से में एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि लैंग्वेज अब सीखी जाएगी, अगर उस वक्त ना सीखी जाए तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा है उसकी एज की मुनासबत से होती हैं, एक ख़ास टाइम, बड़ा सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं, इन सेंसिटिव पीरियड्स के अंदर मुख्तलिफ जो पीरियड्स हैं इनके अंदर वो चीज़, वो एक्सपीरियंस करवाना ज़रूरी होता है। और वो जो दूसरी दुनिया है जिसमें हम बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे बच्चे को और हमने उसको खुला छोड़ा हुआ है उस वर्चुअल वर्ल्ड में, उस मोबाइल की दुनिया में, वो कितना ख़तरनाक है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बच्चों को खेलने दीजिए, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर जराइम है। अब ये इन्वायरमेंट आपने पैदा करनी है, इसके लिए कोई भी हल निकाला जाए, लेकिन बच्चों को रियल वर्ल्ड से या हकीकी दुनिया से दूर करना ये बहुत खौफनाक हो सकता है। और इस खौफनाकी पर खौफनाकी ये है कि ना सिर्फ हम उसको उससे महरूम कर रहे हैं बल्कि उनके हाथ में हमने मोबाइल दे दी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। पाकिस्तानी नौजवान इंतहाई टैलेंटेड हैं और अब पाकिस्तानी नौजवानों ने पाकिस्तान में माहौल को बचाने का अज़्म कर लिया है और जानवरों के फजले से माहौल दोस्त कागज़ बनाने का एक मंसूबा तैयार किया है जिसकी भरपूर पज़ीराई हो रही है। और ग्रीन पेपर पाकिस्तान इस मंसूबे का नाम है, इनके इस प्रोजेक्ट का नाम है और इसके तहत ये जानवरों के फजले से पेपर्स को तैयार करते हैं। मजीद इन्हीं से बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। बिल्कुल, और 4 लोग हैं जो कि अपने स्कूल टाइम में अपने स्कूल प्रोजेक्ट को लेकर इस मकसद को लेकर चले और आज ये ग्रीन पेपर की सूरत में हमारे साथ है। इनमें से 2 जो अशखास हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राजा मोहम्मद उस्मान हमारे साथ हैं और मरसद इदरीस इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। मरसद, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले, ये एक स्कूल प्रोजेक्ट था जिसको आपने शुरू किया और अब इसको आगे लेकर चल रहे हैं, किसने इसका कंसीव किया, किसने तसव्वुर पेश किया और फिर आप लोगों ने इस पर अमल किया? जी, तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हमारे स्कूल में एनुअल साइंस फेस्ट होना था जो इंटर स्कूल के अंदर ही कंपटीशन था जिसमें आगे जाके कोई पोजीशन वगैरह मिलनी थी। उसमें हमें बताया गया था कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट चूज करना है, उस पर काम करना है। हम 4 का ग्रुप बना, 4 दोस्तों का, और उसके बाद हमने डिसाइड करने लगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए। मैं काफी अर्सा पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बंदा यूट्यूबर है नास टेली के नाम से, उसने एक बंदा बताया था कि पता नहीं कौन से मुल्क में, थाईलैंड में यहाँ ये एनिमल के डंक से पेपर बनाया जाता है। उससे मुझे ये आइडिया आया, मैंने कहा कि क्यों ना हम भी ये ट्राई करें।
अच्छा, जबरदस्त। अच्छा उस्मान, आप बताइएगा आपका रोल क्या था इस पूरे प्रोजेक्ट में? बेसिकली हम लोग जो थे, हम लोग जो ये हम लीड कर रहे थे प्रोजेक्ट, वो मैं कर रहा था। हमारे सारे फाइनेंस हो गया, रिसर्च हो गई, उसके बाद जो सारा हम लोग इस पे डील कर रहे थे, साइंस एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना, ये सारा जो रोल है ये मेरा था। और जो ये मरसद हैं, ये सारे ये जो है प्रिपरेशन के अंदर और इस चीज़ को देख रहे थे। मरसद, क्या आपको ग्रुप लीडर कहा जा सकता है? हम में से कोई ग्रुप लीडर नहीं, हम चारों एक अपना अपना काम करते हैं और चारों मिलके एक तरीके से काम करते हैं, चारों ये एक दूसरे के लीडर हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि आइडिया जनरेट हो गया, आप लोगों को आइडिया मिल गया कि इस पर काम करना है, हमने ये प्रोजेक्ट करना है। मुझे ये बताएं कि इसमें टाइम कितना लगा इसकी एग्जीक्यूशन में? हम लोगों ने तकरीबन इस पेपर को बनाने में हमें 2 साल जो हैं तकरीबन इसकी रिसर्च पे लगे हैं। हम लोगों ने 4-5 दफ़ा इस पेपर को बनाया, जिसमें हमने फ़ेल भी हुए हैं काफ़ी दफ़ा, और फिर इस पर रिसर्च आगे करते रहे। हम लोगों ने अभी जो है बेसिकली 3 तरह के पेपर बनाए हैं। एक कलरफुल है, एक ऑर्गेनिक है, और एक जो प्योर वाइट शीट आती है उस तक पहुंचने की कोशिश की है हमने। राइट। तो मरसद, अब आप इस प्रोजेक्ट को कहाँ देखते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को? इस प्रोजेक्ट को हम काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं, जिसका एज ए स्टेशनरी बुक्स में यूज़ हो सकता है। उसके बाद हम जो नॉर्मल जो शीट्स यूज़ करते हैं और नोटबुक्स में यूज़ हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी यंग जनरेशन को ये समझाना पड़ेगा कि इसमें कुछ चीज़ ऐसी बुरी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, अब जब हम पहली दफ़ा किसी सेंटर में एग्जीबिशन में लेके गए थे, तो उसमें लोग इसको हाथ लगाने से डर रहे थे कि इसमें केमिकल, इसमें गन से निकाला गया है और इसमें बैक्टीरिया वगैरह है। लेकिन उनको समझना पड़ेगा, उनको रिसर्च करनी पड़ेगी कि वाकई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने इसको प्रॉपर तरीके से साफ किया। अच्छा, तो उस्मान आप बताएं कि इसके आपको स्टेप वाइज अगर आपने ये प्रोजेक्ट अपना एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या, और उसके बाद फिर फाइनल जो पेपर आपके पास हासिल होता है, और जिस तरह से मरसद ने बताया कि वो प्रॉपर्ली क्लीन होता है, उसमें कोई बैक्टीरियाज नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले एक एनिमल डंग को कलेक्ट करना होगा, उससे फाइबर्स को रिमूव करना होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उससे हम लोग एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। फाइबर्स जब हमारे पास आ जाएंगे, हम उसे बॉयल करते हैं। बॉयल करने से ये होता है जो ई कॉइल्स, वायरसेस, बैक्टीरिया जो एनिमल डंग के अंदर मौजूद होते हैं वो 60 सेल्सियस के अंदर किल हो जाते हैं। हम तकरीबन 100 सेल्सियस तक से लेके जाते हैं, जो एक्स्ट्रा स्मेल बैक्टीरिया जो भी हैं वो सब किल हो जाएं। उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग के बाद इसकी स्मॉल बॉल्स बनती हैं। ग्राइंडिंग के अंदर अगर आपने कोई इसकी 3 तरह का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पेपर बनाते हैं, तो अगर आप ग्राइंडिंग के अंदर इसके अंदर कलर ऐड कर दें तो एक शीट आ जाएगी। अगर हम इसकी ब्लीचिंग कर दें तो ये वाइट शीट आ जाएगी। अगर इसे प्योर रखना चाहें तो वो भी हमारे पास आ सकता है। उसके बाद इसकी शीट्स बनती हैं और वो ड्राई होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है प्रोडक्ट के तौर पर। राइट। तो मरसद, आप बताइएगा कि इसको मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ रंगों में मुतारिफ करवाने का आपने क्यों सोचा? ऐसी बात है, अब देखें हम स्टेशनरी वगैरह में चले जाए तो हमने डिसाइड करना था कि हर चीज़ में इस यूज़ हो सकता है नहीं। अब स्टेशनरी में हम मुख्तलिफ तरह के पेपर्स देखते हैं, कलर पेपर्स भी होते हैं उनमें, तो हमने इसमें कलर डालने की कोशिश की। उसके बाद हमने इसमें ब्लीच डालने की कोशिश की। जो हमारा 3 हमने बनाए हैं, जिसमें से एक में हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की, सिर्फ वो काऊ के फाइबर से बनाया गया। दूसरे में हमने सिर्फ कलर ऐड किया, और तीसरे में हमने वो जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं वुड से पेपर बनाने के तरीके में, और उसके बाद ब्लीच हमने उसमें ऐड की। ये 3 तरीके से हमने बनाया गया ताकि हम देख सके कि हर तरह के से बन सकते हैं। इज इट एक्सपेंसिव? ये उस जो कन्वेंशनल तरीकेकार से पेपर बनाने से ज़्यादा एक्सपेंसिव? नहीं, हमने ये पूरा अपने केमिस्ट्री लैब में किया था। जो हमने ऑर्गेनिक बनाया है उसमें हमें लिटरली 0 खर्चा आया, सिवाय उसके बिजली के और गैस के। अच्छा। और गैस भी अगर हम इसको आगे जाके कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं तो हम काऊ डंग से निकलने वाली मीथेन को ही यूज कर सकते हैं एज उसको बॉयल करने के लिए। और जो उसके बाद वो जो केमिकल्स हमने डाले वो केमिस्ट्री लैब से ही हमने थोड़े लेके, तो जितने हमें चाहिए थे उतने ले लिए थे। ठीक है। अच्छा उस्मान, आप बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है इसकी बड़ी पज़राई भी हो रही है, कुछ हुकूमती रहनुमाओं से भी आप लोगों की कोई बात हुई है इस हवाले से, अगर इसको कमर्शियल लेवल पर आप लोग लेकर जाते हैं? हमारी अभी मुलाकात हुई थी मैम वजिया कमर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन, उनके साथ।
उनने इस आइडिया को बहुत अप्रिशिएट किया है। उसके बाद सेकंड हमारी मुलाकात हुई थी आईपीसी के सेक्रेटरी हैं मिस्टर मोहिउद्दीन वानी, उनके साथ मुलाकात हुई है। उनने भी इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के बारे में हमसे बात की थी। अभी हम लोग मुख्तलिफ जो क्लाइमेट चेंज के हमारे हैं मिनिस्टर, जैसे पीएम मिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो कोऑर्डिनेटर हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड मोमिना खुर्शीद आलम, उनसे हम लोग अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जिस तरह से होती है तो उसके बाद हम इसे आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। उस्मान और मरसद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोजेक्ट के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात हमसे शेयर करने के लिए। और देखिए जनाब कैसे आप और अनोखे प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे टैलेंट आगे लेकर आ रहा है, और ये नायाब चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल मुस्तकबिल में किस तरीके से होता है, ये ना सिर्फ इन पर डिपेंडेंट है बल्कि आप पे भी डिपेंडेंट है कि आप इनकी पजीराई करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे। तो बताते हैं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद सहाफ़ी फैसल इमान और हमना इकबाल बेग ने डेवलपिंग एशिया जर्नलिज्म अवार्ड जीत लिया है, और ये अवार्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक की इंस्टीट्यूट की जानिब से दिया जाता है। ये तकरीबन 5 साल बाद पहली बार है कि किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को ये अवार्ड मिला है। उनकी अवार्ड याफ्ता रिपोर्ट इन द हीट ऑफ लेबर हाउ पाकिस्तान्स एक्सपेक्टेंट मदर्स बैटल हीट वेव्स को एशिया और पैसिफिक से मुंतखब 5 बेहतरीन रिपोर्ट्स में शामिल किया गया है, जो माहौलियाती तब्दीली, माहौलियाती इंसाफ और कमज़ोर तबकों पर असरात जैसे अहम मौज़ूआत पर मबनी थी। और ये रिपोर्ट बैनुल-अक़वामी मीडिया फेयर प्लानट ने शाया की है, जो इंसानी हकूक़ और समाजी इंसाफ पर रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। और इस तहकीक में दिखाया गया है कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर किस तरह हमला ख़वातीन की सेहत के लिए ख़तरा है। और रिपोर्ट में फील्ड रिपोर्टिंग, माहिरीन की राय, तहकीक और ख़वातीन की ज़ाती कहानियाँ शामिल की गई हैं। मज़ीद इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हमना इकबाल बेग। उन्हीं से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमना, मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये इस अवार्ड के लिए आपको मुबारकबाद। दूसरा ये कि कैसे आपको ख्याल आया हमना कि आप इस टॉपिक पर रिपोर्टिंग करें जिसमें हामला ख़वातीन ख़ास तौर पर वो किस तरीके से हीट वेव से मुतासर हो रही हैं, इस हवाले से आपको रिसर्च करने का, रिपोर्ट करने का ख्याल कैसे आया? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब 2024 में पाकिस्तान के अंदर हीट वेव्स आई और हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो एक्चुअल रिकॉर्ड था हीट वेव डेथ्स का वो मौजूद नहीं था, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान में एक तो लैक ऑफ डेटा है, और अगर डेटा हमारे पास है भी तो सही तरीके से जो है हम उसे गैदर नहीं करते। उसके अलावा मैंने उसी दौरान कुछ रिसर्चेस जो वर्ल्ड वाइड रिसर्चेस थी वो पढ़ी, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि हीट वेव जो है वो किस तरीके से हमला ख़वातीन के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़वातीन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली जो है वो इम्पैक्ट होती हैं। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी साइंटिफिक जो है स्टडी मौजूद अभी तक नहीं है। साउथ एशिया के हवाले से है और वर्ल्ड वाइड स्टडीज मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। राइट। तो हम ना आपने चूज कैसे किया कि आप एक्सपेक्टेंट मदर्स पर काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि हीट वेव जो है वो किस तरीके से वल्नरेबल या मुख्तलिफ जो है वो तबकात पे असरअंदाज होती है। मुझे ऐसा लगा कि ख़वातीन क्योंकि क्लाइमेट चेंज से उनकी ज़िंदगियों पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो मुझे उनको कवर करना चाहिए। तो जब मैं उन रिसर्चेस को मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि आई थिंक हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है इसमें क्या वो है। तो हमने ये सोचा कि क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और गर्मी की लहर जो है वो हर साल आती है, और हीट वेव्स 2024 में भी आई, इस साल भी आई, तो हमने ये सोचा कि हम ये देखें कि कराची के जो कुछ इलाके हैं वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है उनमें पाया जाता है, जिसमें लियारी भी शामिल है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि किस तरीके से जो है शहर के कुछ हिस्सों में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो महसूस की जाती है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो कंक्रीट होता है वो आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने ये देखना चाहा कि किस तरीके से जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं उस पे जो है वो ये असरअंदाज होता है। अच्छा, तो हमने ये बताइएगा कि आपने जो बात की कि गर्मी की शिद्दत जो है और वो किस तरीके से एक्सपेक्टेंट जो मदर्स हैं उन पर असरअंदाज होती है, क्या कोई मखसूस ऐसे असरात हैं जो उनको और उनकी बेबी की हेल्थ को मुतासर करते हैं, ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा। और ये भी कि इस रिसर्च के दौरान कोई ऐसा लम्हा भी था जो आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर मुतासर कर गया हो?
जी बिल्कुल। जब हमने साइंटिफिक एक्सपर्ट से बात की और रिसर्चर्स को देखा तो हमें ये पता चला कि जब हीट एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है प्री टर्म बर्थ का यानी अर्ली बर्थ का वो 26% जो है वो बढ़ जाता है खवातीन में। और जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने हमें ये बताया कि प्री टर्म बर्थ भी बढ़ जाती है। उसके अलावा जो है ये भी खदशा होता है कि जो आपका बच्चा है वो स्टिल बॉर्न पैदा होगा, ठीक है, सो बेबी जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा या फिर जो है वो आपकी प्रेगनेंसी में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, क्योंकि खवातीन जो है उन्होंने जिनसे हमने बात की उन्होंने मुख्तलिफ सिम्टम्स हमें बताए। उनको डिजीनेस थी, उनको डिहाइड्रेशन थी, उनको ऐसा लग रहा था कि दे वर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। तो एक तो ये वजह थी। और आपका दूसरा सवाल क्या था? मैं ये जानना चाह रही थी कि इस पूरी रिसर्च के दौरान, इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कोई एक या दो लम्हे ऐसे थे जो आपको जज्बाती तौर पर इफेक्ट कर गए हों? जी बिल्कुल। जब हमने इन खवातीन के इंटरव्यू किया तो उसमें से एक खातून थी समीरा नामी, 29 साल खातून लियारी की रिहायशी थी। वो एक कंक्रीट बिल्डिंग के कंजस्टेड लेन में जो है वो 4थे फ्लोर पर रहती थी और उन्होंने हमें ये बताया कि उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई 8 मंथ्स पर और उनका बेबी सर्वाइव नहीं कर सका। तो जब हमने उनसे वजूहात जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बताए जो हीट एक्सपोजर की वजह से जो है उनको जिसका सामना करना पड़ा। और उनके डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि उनको यही खदशा है कि एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर की वजह से जो है वो उनका बेबी सर्वाइव नहीं कर सका। और ये एक बहुत इमोशनल इंटरव्यू था क्योंकि हमें ये देखने को मिला कि किस तरीके से जो है वो हीट इंड्यूस क्लाइमेट वेव्स जो है वो एक इमोशनल टोल है उनका बिलखुसूस खवातीन के ऊपर। राइट। तो हम ना ये भी बताइएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इट्स वेरी पर्सनल एंड वेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, इसको गैदर करने में भी आपको मुश्किलात का सामना रहा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो लैक ऑफ डेटा है एंड हॉस्पिटल्स आपसे डेटा शेयर नहीं करते हैं क्योंकि या तो वो डेटा रिकॉर्ड ही नहीं करते या फिर वो अनोनिमाइज तरीके से उनको डेटा शेयर करना होता है। बट हमारे अभी तक जो है वो ऐसा इतने आसानी से ही नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो है डायरेक्ट लिंक जो है इस्टेब्लिश करना हीट वेव के बीच में और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बीच में भी मुश्किल था। तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट से बात करनी पड़ी और पाकिस्तान के अलावा हमने जो है वो साउथ एशिया में मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात की क्योंकि उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ग्रास्प थी इस टॉपिक के ऊपर। तो इस किस्म के चैलेंजेस का जरूर हमें सामना करना पड़ा और ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी खवातीन जब अपनी स्टोरीज शेयर नहीं करना चाहती थी तो हम लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए जो है वो इन इलाकों में गए और हमने इन खवातीन का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश की। उनको ये बताया कि ये स्टोरी और ये रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है और उनका अपनी स्टोरीज शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम ना ये बताएं कि मैग्नीट्यूड फिर आपने क्या देखा, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस हवाले से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की? देखिए सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है बट ये तभी जो है वो हम कह सकेंगे जब जो है हमारे पास एक साइंटिफिक रिसर्च मौजूद होगी। हमने ये देखा कि 2 साल पहले जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है 16 खवातीन का इंटरव्यू किया सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जिसमें उन्होंने जो है वो इस सिचुएशन को रेज करने की कोशिश की। उसके अलावा 2024 में आगा खान यूनिवर्सिटी ने जो है एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च लॉन्च की है अब जिसमें वो 6000 खवातीन को जो है वो डिवाइसेस के जरिए ट्रैक कर रहे हैं सिंध के मुख्तलिफ शहरों में और कराची के 3 इलाकों में जिसमें धोबी घाट, खारादर और लियारी शामिल है। और अब वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हीट का जो है वो इम्पैक्ट कितना ज्यादा है खवातीन के ऊपर, उनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर और इसकी वजह से क्या वाकई जो है वो प्री टर्म डिलीवरीज हो रही हैं या स्टिल बॉर्न बच्चे पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हम ना आपकी रिसर्च और फाइंडिंग्स के मुताबिक अब हमारे सेहत के निज़ाम में क्या तब्दीली आनी चाहिए जिससे हमला खवातीन को बचाया जा सके? देखिए सबसे पहले तो हमें हीट रिस्क स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है जहाँ तक मैटरनल हेल्थ और प्रीनेटल केयर की अगर हम बात करते हैं। उसके अलावा हीट वेव्स के दौरान खवातीन के लिए जो है वो खुसूसी इंतजाम करने की ज़रूरत है। हमने 2024 की हीट वेव में देखा कि हॉस्पिटल बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे लोगों के लिए और पेशेंट्स के लिए। तो खवातीन के लिए बिलखुसूस जो है हमें मैटरनल केयर के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। उनके लिए हमें स्पेशल मेजर्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। कूलिंग सिस्टम्स होने चाहिए। आपका जो मैटरनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स और मुख्तलिफ जो भी इदारे काम कर रहे हैं उनके जरिए जो है कि अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि हीट कितना बड़ा रिस्क है खवातीन की प्रेगनेंसीज के लिए। अच्छा, हम ना ये जो आपकी रिपोर्ट है ये क्लाइमेट चेंज के जो आलमी रुझानात है उससे कैसे जुड़ती है?
देखिए ये हीट वेव्स एक बढ़ता हुआ फिनोमेना है और ग्लोबली भी है, और यूरोप के अंदर तो अगर आप देखें तो बहुत पाकिस्तान से कम टेम्परेचर्स के ऊपर हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। हमारे यहाँ जो है हीट वेव हम देखते हैं यूजुअली जो है वो 45 डिग्री अबव, जैसे कि जून 2024 के अंदर हमने देखा कि टेम्परेचर्स 49 डिग्री तक गए। तो एक तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में हीट वेव किसे कहते हैं, किस टेम्परेचर पे हीट वेव है, कितना हीट एक्सपोजर। तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है और हमें ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और डेटा को भी कलेक्ट करने की ज़रूरत है इस हवाले से। बिल्कुल। और ये बताइएगा, जब ये आपको अवार्ड मिला है डेवलपिंग एशिया जर्नलिज्म अवार्ड, तो अब आप जर्मनी में भी मुकीम हैं, क्या जज्बात है आपके? आपने घर से दूर बैठी हैं, काम कर रही हैं और दुनिया में एक्नॉलेजमेंट मिल रही है आपको। जी ये अवार्ड जो है मैं समझती हूँ कि रिकग्निशन है हमारे काम की, लेकिन हमारा काम जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जब और साइंटिफिक रिसर्चेस आएंगी या जो अभी जो ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है पाकिस्तान में, जब वो 1 साल या 2 साल बाद शाया होगी, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं फॉलो अप स्टोरीज करूँ और ये देखने की कोशिश करूँ कि हीट वेव जो है और वल्नरेबल पॉपुलेशंस, चाहे वो लोग जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के अंदर रहते हैं, चाहे जो है वो मजदूर जो कि सारा दिन गर्मी में काम करते हैं, उसके ऊपर जो है वो उन लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम ना एक बार फिर से हम आपको कंग्रेचुलेट करेंगे इस अवार्ड के लिए, और डेफिनेटली ये जो रिसर्च आपने की है, जो रिपोर्ट आपने बनाई है, ये अवार्ड की ही मुस्तहिक है, और जितनी आपने अंत तक मेहनत इस पर की है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी एक बहैसियत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरह के टॉपिक्स को जो है वो और कवर करना चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है पाकिस्तान में जो है वो बिलखुसूस वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर, हमें जो है वो इसके हवाले से ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए और जो है इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। हम ना बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपने अवार्ड के बाद जो आपके जज्बात हैं वो शेयर करने के लिए। इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप इन मौज़ूआत पर अपना काम जारी रखेंगी और हम भी क्लोजली मॉनिटर करेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करते रहें। शो का इख्तिताम है, सब मसाले पूरे हैं, तो जनाब जो एंटरटेनमेंट का मसाला है वो अभी बाकी है। वक्त आ गया है कि हम जो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामाज हैं जो बड़े मकबूल हो रहे हैं उनकी बात करें, और कुछ खास ड्रामे हैं जिस तरह आपको पता है एक तो मैं पैराडाइज देखता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अर्श ड्रामा जो कि बहुत 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 मज़ेदार जा रहा है। अर्श की शख्सियत ही इस तरह से है कि आप उसको बार बार देखना चाहेंगे, और इस बार वो छोटे बच्चों की मदद करना चाह रही है, लेकिन अर्शल मौजूद है उसकी हेल्प करने के लिए। तो जनाब कुछ झलकियाँ देखते हैं पहले। बेटा घबराओ नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। आप अपने मामा बाबा के साथ रहते हो, तो जिनके साथ रहते हो आपकी फैमिली नहीं है। तुम अपनी NGO चला रही, ये काफी नहीं है? तुम अब बेहिस तो नहीं हो सकते हम। मेरे सब्र का ज्यादा इम्तिहान न ले, ये समाज सेवा का भूत अपने सर से उतार दे। सबसे ज्यादा तुम पे माँ की फरमाबरदारी फर्ज है। ये जो दिन रात मेरा दिल दुखाती हो ना तुम, इसका हिसाब कौन देगा? जाहिद, मुझे आपके प्यार की जरूरत है, आपके भरोसे की। आपका ये शक, ये कांटदार लहजा मुझे छन्नी कर देता है। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। तो इस बार का एपिसोड भी इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना मत भूलिए अर्श हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर ऑन। अगर कोई एपिसोड आपका मिस हो जाता है तो परेशान आपने नहीं होना है। स्क्रीन पर हमारे YouTube चैनल का एक लिंक चल रहा है, आप वहां जाएंगे, तमाम एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। तो अपनी पसंद का एपिसोड जो आपका स्किप हो गया या मिस हो गया वो आप वहां पर देख सकते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम है जनाब। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि मॉनसून का जो चौथा स्पेल है वो खासी तबाही मचा रहा है, ख़ास तौर पर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। और अब तो जो हमारे शहरी इलाके यहाँ पर भी जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे तरक्याती काम भी हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बिला ज़रूरत आप प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, ख़ास तौर पर अपने बच्चों को घर से बाहर मत निकालिए, और जब ज़रूरत के तहत जाएं तो बहुत ज़्यादा एहतियात से बाहर जाएं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।